नमस्कार। आज हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के प्राचीन भारतीय समाज की जटिलताओं को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारे पास स्रोत हैं जैसे ग्रंथ है, अभिलेख है। हाँ, और कुछ विश्लेषण भी हैं जो उस समय के समाज पर मतलब उसके ताने-बाने पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि भाई आर्थिक और राजनीतिक बदलाव समाज को कैसे बदल रहे थे। जी, और परिवार, विवाह, जाति, ये सब कैसे काम कर रहा था। हाँ, और असल जिंदगी कैसी थी इन नियमों के बीच। खासतौर पर महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ से क्या संकेत मिलते हैं, इस पर भी गौर करेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा, पहली जो एक दिलचस्प बात सामने आती है वो है कि जो आदर्श नियम थे और जो जमीनी हकीकत थी उसमें काफी फासला था। हाँ, ये तो है। जैसे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, खासकर मनुस्मृति को लें जो लगभग 200 ईपू से 200 ई के बीच की है। जी। उसमें समाज के लिए कई नियम बताए गए, जैसे पितृवंशिकता मतलब वंश और संपत्ति पिता से बेटे को मिलेगी। या फिर गोत्र के नियम की शादी के बाद औरत पति का गोत्र अपनाएगी, अपने गोत्र में शादी नहीं करेगी, बहिर्विवाह जिसे कहते हैं। हाँ, और देखिए मजे की बात यह है कि ये नियम अक्सर कागजों में या कहें कि सिद्धांत में ही ज्यादा मजबूत लगते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे आप दक्कन में राज करने वाले सातवाहन शासकों को देखिए। हाँ। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसवी तक। हाँ, सातवाहन। वो पितृवंशीय उत्तराधिकार तो मानते थे, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। हाँ। पर उनकी कई रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र नाम इस्तेमाल करती रहीं। अरे, ये तो ब्राह्मणों के नियमों से बिल्कुल अलग बात हुई। बिल्कुल, शायद ये उनकी अपनी पहचान या शक्ति दिखाने का कोई तरीका रहा हो। और इतना ही नहीं, कुछ रानियां तो एक ही गोत्र की भी थीं। एक ही गोत्र की मतलब अंतर्विवाह। अपने ही कुल या गोत्र में शादी। हाँ बिल्कुल, जो कि साफ तौर पे अंतर्विवाह का उदाहरण है, जबकि नियम क्या था? बहिर्विवाह का। कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नियम अपनी जगह थे पर समाज उन्हें अपनी जरूरत, अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ भी रहा था। हाँ बिल्कुल, उन्हें अपने हिसाब से ढाल रहे थे लोग। और ये सिर्फ शादी ब्याह तक ही नहीं था, है ना? सत्ता और सामाजिक स्थिति में भी ऐसा कुछ दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। वर्ण व्यवस्था को ही ले लीजिए। 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, और सबके काम भी तय थे, जैसे क्षत्रिय का काम राज करना, लड़ाई करना। जी, लेकिन इतिहास देखिए, ऐसे राजा भरे पड़े हैं जो जन्म से क्षत्रिय थे ही नहीं। मौर्यों की उत्पत्ति पर तो खैर इतिहासकारों में अलग अलग राय हैं। हाँ, वो तो है। पर शुंग और कण्व शासक वो तो ब्राह्मण थे। फिर मध्य एशिया से आए शक शासक, जिन्हें म्लेच्छ या बाहरी भी कहा गया। हाँ बिल्कुल, उन्हें बाहरी कहकर कभी कभी कम भी आंका गया, पर उनमें रुद्रदामन जैसे कितने शक्तिशाली राजा हुए। तो ये दिखाता है कि जब राजनीतिक उथल-पुथल होती थी या नई ताकतें उभरती थीं, तो पुराने ढांचे हिल जाते थे। और वो सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, उनका उदाहरण तो और भी पेचीदा लगता है। हाँ, बताइए ना। वो खुद को एकमात्र ब्राह्मण कहते थे, क्षत्रियों का घमंड तोड़ने वाला बताते थे। जी। लेकिन उन्होंने शादी किससे की? शक राजा रुद्रदामन के परिवार से, जिन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर का माना जाता था। सही कहा। तो देखिए, सामाजिक पहचान और सत्ता का खेल कितना उलझा हुआ था, मतलब साफ दायरे नहीं थे। और वर्ण के साथ साथ जाति की बात भी आती है, जो ज्यादातर जन्म पर आधारित थी और जिनकी संख्या तो कोई तय ही नहीं थी, अनगिनत जातियां। हाँ। जैसे जैसे समाज फैला, नए नए समुदाय सामने आए। जंगल में रहने वाले निषाद या फिर खास काम करने वाले जैसे सुवर्णकार यानी सुनार, उन्हें भी इसी जाति व्यवस्था में कहीं ना कहीं फिट कर दिया गया। महाभारत में भी तो ऐसे तनाव दिखते हैं, है ना? कर्ण की कहानी जैसे। हाँ बिल्कुल, कर्ण इतना बड़ा योद्धा, पर अपनी सूतपुत्र पहचान की वजह से उसे बार बार रोका गया, सवाल उठाए गए। सही बात है। ये ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं है, ये समाज के अंदर जो खींचतान चल रही थी उसका आईना है। हाँ, दिखाते हैं कि ऊपर उठना मुमकिन तो था, पर आसान बिल्कुल नहीं था। पहचान को लेकर, नियमों को लेकर संघर्ष चलता रहता था। जी, संपत्ति के अधिकार को ही देख लीजिए। मनुस्मृति क्या कहती है? पैतृक जायदाद पर बेटों का हक है। हाँ, मुख्य रूप से बेटों का। स्त्रियों का अधिकार ज्यादातर स्त्रीधन पर था, जो शादी में तोहफे मिलते थे। बिल्कुल, तो यहाँ भी लिंग और वर्ण के आधार पर अधिकारों में फर्क था। लेकिन क्या सबने ये मान लिया था? मतलब क्या कोई दूसरी सोच भी थी उस समय? हाँ, जरूर थी। खासकर बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच थी उसका कड़ा विरोध किया। अच्छा। बौद्ध ग्रंथ मानते थे कि समाज में गैर बराबरी तो है, पर ये कुदरती नहीं है और न ही ये हमेशा रहेगी। सुत्त पिटक में एक कहानी है। हाँ,
कि कैसे शुरू में लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर एक आदमी को चुना, महासम्मत। अच्छा, चुना। हाँ, चुना और तय किया कि बदले में उसे अपनी फसल का, मतलब चावल का एक हिस्सा देंगे। ये एक तरह का सामाजिक समझौता दिखाता है। मतलब राजा या व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई, इंसानों ने बनाई। बिल्कुल, और इसीलिए उसे बदला भी जा सकता है, ये सोच थी। तो अगर इन सभी स्रोतों को एक साथ रख के देखें तो तस्वीर ये बनती है कि प्राचीन भारतीय समाज नियमों, आदर्शों और असल जिंदगी की सच्चाइयों का एक बड़ा ही पेचीदा मिश्रण था। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ नियम थे, दूसरी तरफ लोग उनसे जूझ रहे थे, उन्हें चुनौती दे रहे थे, अपने हिसाब से ढाल भी रहे थे। शायद नियमों का पूरी तरह से पालन ना होना ही समाज को एक तरह से चलायमान रखता था, उसको बदलने की गुंजाइश देता था। ये एक बहुत अहम बात कही आपने, और इसीलिए महाभारत जैसे ग्रंथ आज भी इतने जरूरी लगते हैं। वो सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, वो समाज के बदलते विचारों, तनावों, बहसों का एक जीता जागता दस्तावेज है। और ये ग्रंथ भी तो स्थिर नहीं रहे ना, सदियों तक इनमें नई कहानियां, नई व्याख्याएं जुड़ती गईं। हाँ, जैसे आपने महाश्वेता देवी का जिक्र किया था, कुंती और निषादी। जी बिल्कुल, उन्होंने महाभारत के हाशिए पर पड़े किरदारों को, जैसे निषादों को, कहानी के केंद्र में लाकर एक बिल्कुल नई नजर दी। तो आखिर में सोचने वाली बात यह रह जाती है कि जब हम इन पुराने ग्रंथों को, इन पुरानी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो क्या हम सिर्फ अतीत के सख्त नियमों को ही देख रहे हैं, या फिर हम उन लगातार चलने वाले मानवीय संवादों, संघर्षों और समझौतों को भी समझ पा रहे हैं, जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में भी जारी हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।